हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है राजनीतिक व्यवस्था। तो रॉबर्ट डाहल की कोटेशन से हम अपनी बात शुरू करते हैं। राज व्यवस्था मानवीय संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हों। तो ये अब राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का जो महत्व है वो किस प्रकार से है और क्यों उसे हम अपने ये बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। तो आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण जो है वो राजनीतिक व्यवस्था का ही एनालिसिस है। एक तरीके से राजनीति विज्ञान के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल मैकेनिज्म यानी कि राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो प्रमुख विषय थे, राज्य या फिर वो राजनीतिक संस्थाएं जो कि जैसे राज्य कार्यपालिका व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और इसी प्रकार की और जो संरचनाएं थी उनका अध्ययन माना जाता था। तो परंपरागत और मध्ययुगीन राज्यशास्त्री जो थे वो राज्य का अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे चीज़ों पर ही सीमित रखते थे। उन्होंने उन औपचारिक संस्थाओं में परिवार, जाति, वर्ग, धर्म, प्रेशर ग्रुप्स आदि के जो कार्य और भूमिका थी उनकी उपेक्षा की। लेकिन ये औपचारिक संस्थाओं के स्वरूप जो हैं और कार्यप्रणाली और संबंध, ये इन बाकी के जो जिन संरचनाओं की हमने अध्ययन नहीं किया परंपरागत विचारधारा में, उनसे भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इस अध्ययन का दृष्टिकोण संस्थागत और संकीर्ण और अतुलनात्मक था, उसको हमने इसके ठीक विपरीत बनाने की चेष्टा की। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह शब्द इसलिए भी अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके अंतर्गत सारी जो राजनीतिक क्रियाएं हैं वो सन्निहित हैं, भले ही उनका संबंध समाज की किसी भी संस्था से हो या वो किसी भी स्थान पर वो घटनाएं घट रही हों। तो राजनीतिक व्यवस्था का सबसे पहले हमें अर्थ समझना होगा। राजनीतिक इसका व्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ है वो उसको हम शाब्दिक परिभाषा के हिसाब से अगर समझने का प्रयास करें तो उसमें जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत। अब इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो संबंधित या संगठित, यानी कि एक व्यवस्था जो है वो संगठित होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का संगठन हो जिसमें कि कोई ऑर्गन्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है तो उसमें संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और उसमें फिर यदि वो ऑर्गन्स जो शामिल हैं वो यदि एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ दिखाई देती है। तो व्यवस्था के 3 गुण हम कह सकते हैं, 3 गुणों को हम एन्यूमरेट कर लें: व्यापकता, अन्योन्याश्रय और सीमाएं। तो व्यवस्था का अर्थ यह माना गया कि मानवीय संबंधों का स्वरूप, कोई भी मानवीय संबंधों के स्वरूप संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है यदि उसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगें, दिखाई देने लगें। तो रॉबर्ट डाहल की हमने कोटेशन देख ही ली थी। डेविड ईस्टन, जिनका इसमें बहुत आधिकारिक चिंतन रहा है, उनके अनुसार क्या कहते हैं वो डेविड ईस्टन, वो हम देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के 3 संघटक हैं। प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरा, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। और तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। आमंड और पावल जो राजनीतिक विचारक रहे आधुनिक दृष्टिकोण के, उन्होंने भी इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। तो ये कुछ कोटेशंस की हमने बात की, यानी इन शॉर्ट इन सब कोटेशंस और ऊपर जो हमने अभी चर्चा की है पहले, इसके अनुसार ये हमने देखा कि किस प्रकार से व्यवस्था के किसी एक अंग या गुण में परिवर्तन होने पर उसके बाकी के जो अंग हैं, यानी कि वो संपूर्ण व्यवस्था जो है वो भी प्रभावित
होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अब हम इसके बाद में चीज़ों को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं या उसके लक्षणों पर चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।